फिलहाल कल के क्लास में जो है हम लोग पार्टी सिस्टम पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग पब्लिक का एक टॉपिक था पार्टी सिस्टम, इसको हम लोग कंप्लीट कर किए थे। इसके साथ ही साथ जो है इसके बाद जो हम लोग का आता है वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम इन इंडिया। वन पार्टी सिस्टम इन इंडिया। क्या है वन पार्टी सिस्टम? सो वन पार्टी सिस्टम का जब हम लोग बात करते हैं तो वन पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे देश में क्या कर रहा है, अकेले रूल कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। और देखो हमारे देश की आजादी के बाद से लेकर लगभग लगभग 3 डिकेड तक जो है, अगर देखा जाए तो एक पार्टी का जो है बोलबाला था, एक पार्टी का ही जो है पूरे देश में रूल था। यही कारण है कि हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन एनालिस्ट, इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशोलॉजिस्ट जिनका नाम है रजनी कोठारी, उन्होंने इस 3 डिकेड जो कि केवल एक ही पार्टी के द्वारा जो है पूरे देश को रूल किया गया है, हर एक स्टेट को रूल किया गया है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी जो है वही पार्टी का क्या था, सरकार था। बाकी सारे स्टेट पे भी वही सरकार का, वही पार्टी का सरकार था, इवन सेंट्रल लेवल पे भी जो है वही पार्टी का सरकार था। तो जब क्या होता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, एक खास पॉलिटिकल पार्टी काफी दिनों से क्या करता है कि वो स्टेट के साथ साथ क्या करता है, सेंट्रल लेवल पे भी क्या करता है, रूल करता है, और काफी दिनों तक रूल करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ डिकेड तक पूरा जो देश है वो एक ही पार्टी की गिरफ्त में आ गया है। एक ही पार्टी जो है देश को क्या कर रहा है, चला रहा है। जैसे हम लोग देखा जाए तो भारत 1947 से जो है आजाद हुआ। 1947 में जो है जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाया जाता है। इंटीरियम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया जाता है, जिस गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य था कि जब तक भारत का संविधान बन नहीं जाता है तब तक क्या होगा कि ये सरकार क्या करेगा, धीरे धीरे देश को क्या करेंगे, रूल आउट करने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही क्या होता है 1950 में, 1950 में जब फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा इनफोर्स होता है 1950 में, तो उसके बाद से क्या होता है, हमारे देश में इलेक्शन होता है। पहला इलेक्शन हमारे देश में 1951 से 52 में पहला फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे देश में, यानी पहला बार हमारे देश में इंडिपेंडेंट जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट्री इलेक्शन का, वो हुआ 1951 से लेके 52 में। और 1951 से लेके 52 में अगर देखा जाए तो इस टाइम पे भी जब इंटीरियम गवर्नमेंट था उस टाइम तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी दिखाई दे रहा था देश का। इस भारत जैसे मुल्क, भारत जैसे देश में आजादी से लेके उसके बाद के 3 डिकेड तक केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है शासन किया, और उस पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस एकमात्र ऐसा पार्टी था जो आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा जो है लड़ाई किया, कानूनी लड़ाई किया, राजनीतिक लड़ाई किया, हर तरीके की लड़ाई जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से देखने को मिला। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही उस समय सारे लीडर थे, ज्यादातर जो भारत के जो लीडर थे, जो देश की आजादी में क्या कर रहे थे, अपना रोल निभा रहे थे अलग अलग तरीके से, वो सभी के सभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकले थे। इवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा जाए तो पहले वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही थे, बाद में जाकर जब विचारधारा मतभेद होता है, जब उनका विचारधारा को लेके, आइडियोलॉजी को लेके, तो वो थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के थे, थोड़े नॉन वायलेंस और पीसफुल मेथड, पीसफुल वे में आंदोलन करके देश को आज़ादी नहीं मिल देगा, ऐसा उनका सोचना था, धारणा था। लेकिन पहले वो कांग्रेस पार्टी में ही थे, कांग्रेस पार्टी से ही जो एक बहुत बड़े लीडर बने हैं। देन उसके बाद उन्होंने अपना पार्टी बनाया, एक लेफ्ट पार्टी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, तब जाकर ये की। तो इवन भगत सिंह भी जो है पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही थे, बाद में जब उनका मतभेद होता है तो इस पार्टी से थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो देखा जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में जो है और देश को आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
और एक तरीके का इसके इर्द गिर्द जो है उस समय कोई पार्टी भी नहीं था। सबसे बड़ा कारण था लीडर्स थे उस समय। महात्मा गांधी इस पार्टी के बहुत बड़े जो है एक, ऐसे तो कोई वो पोस्ट लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी इस पार्टी के सारे जो बड़े लीडर थे वो महात्मा गांधी के बातों को क्या करते थे, सुनते थे। इवन कांग्रेस पार्टी जो है महात्मा गांधी के कहीं ना कहीं विचारधारा को जो है फॉलो करता है और विचारधारा के ऊपर ही जो है आधारित है आगे के समय में, आज भी हम लोग देख सकते हैं। तो 1950 से अगर देखा जाए, जब से हमारे देश में आजादी होता है, और आजादी के बाद पहला इलेक्शन हमारे देश में होता है 1951 से 52 में, और ये पहला इलेक्शन में भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ही सरकार बनाया। और पहले देश के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने वो भी बने कौन, जेल नेहरू। अब बात यहां पे रहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1950 से लेके, ध्यान दोगे 1950 से लेके 1967 तक भारत में अकेला रूल कर रहा था। नॉट ओनली एट द सेंट्रल लेवल बट एट द स्टेट लेवल इन इंडिया। भारत के जितने भी स्टेट थे, जैसे आज देखोगे तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा परचम लहराया हुआ है। वेस्ट बंगाल जीता नहीं था, वेस्ट बंगाल भी जीत गया। असम बीजेपी का गढ़ में है ही, बिहार बीजेपी है ही, उत्तर प्रदेश बीजेपी है ही, दिल्ली बीजेपी है ही, महाराष्ट्र बीजेपी है ही, गुजरात बीजेपी है ही, राजस्थान बीजेपी है ही। यानी खाली बीजेपी। अगर तुम कभी मैप उठाकर देखो, पॉलिटिकल मैप, और वहां पे तुमको दिखेगा कि भैया 2-3 स्टेट को छोड़ दिया जाए तो 20 से ज्यादा स्टेट में इस टाइम पे बीजेपी का सरकार है। इवन स्टेट में तो सरकार है ही, सेंट्रल लेवल पे भी पिछले 3 दशकों नहीं, पिछले 3 टर्म से बीजेपी के ही प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा दबदबा है, लाइक पूरे भारत की इंडियन पॉलिटिक्स बीजेपी के इर्द गिर्द ही क्या हो रहा है, घूम रहा है। बट ऐसा ही कुछ समय था 1950 यानी जब देश आजाद हुआ, और 1967 तक, यानी लगभग अगर देखा जाए तो 20 साल तक के आसपास अगर देखो तो 17 साल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड कर रहा था देश को। नेशनल लेवल पे भी सरकार था, स्टेट लेवल पे भी सरकार था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था इर्द गिर्द, इसके सामने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। आज तो चलो बीजेपी जीत रहा है अलग बात है, लेकिन उसके खिलाफ तो बहुत सारे ऑपोजिशन में है ना, ऑपोजिशन पार्टी तो है, लेकिन इस टाइम का ऐसा था कि कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब लोगों के पास ये था कि और कोई पार्टी इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ, एक ही है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट डालने का और उस समय रूल करने का एक सबसे बड़ा कारण था कि और कोई नो अदर्स पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। भारत में उस समय और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। एक तो था कि उस टाइम पे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, नो अदर्स पार्टी इन इंडिया, नो अदर्स ऑपोजिशन पार्टी इन इंडिया। कोई भी जो है उस समय कोई एक ऑपोजिशन पार्टी नहीं था, यानी कोई विकल्प नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, है ना, जिसके कारण लोगों को क्या होता था कि कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता था। तो जब ऑप्शन नहीं मिलता था तो उसी को चुनते थे जिसको जो था, है ना, सिंपल बात है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि ये इतना दिन तक क्यों शासन करते रहेगा, एक पार्टी जो है सारे स्टेट पे नेशनल लेवल पे रूल कर रहा है, शासन कर रहा है, तो शासन क्यों कर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 17 साल तक मतलब क्यों शासन कर रहा है, तो इसके पीछे एक और सबसे बड़ा कारण था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे लोग तो इस पार्टी को इसलिए भरोसा करते थे क्योंकि ये आजादी के पहले से पार्टी है। आजादी के लड़ाई में और हमारे भारत के इतिहास में और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल गांधी को लेकर है। गांधी इस पार्टी से चूंकि जुड़े हुए थे, गांधी इस पार्टी से, तो जो लोग क्या थे, भले ही विरोधी थे, भले ही उस समय के लीडर को नहीं पसंद करते थे, लेकिन वो जानते थे कि नहीं यार ये पार्टी बापू का था, ये पार्टी से बापू जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट उनसे क्या होता था, जुड़ जाता था। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पार्टी का पहचान पार्टी के लीडर से होता है, क्वालिटी ऑफ लीडर, है ना, पर्सनालिटी ऑफ लीडर, है ना, यानी सम टाइम पार्टी डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी।
कुछ ऐसे भी दिग्गज नेता होते हैं जिनके कारण लोग क्या करते हैं, उस पार्टी को वोट देते हैं। अगर वो व्यक्ति खत्म हो जाए, वहां से चला जाए, तो फिर उस पार्टी का इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहेगा। जैसे आज के टाइम पे मोदी जी हैं बोल के क्या होता है कि बंगाल, असम, उनका चेहरा दिखा 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 कर क्या होता है, हर जगह इलेक्शन जीत लिया जाता है। मेहनत है, लेकिन एक सबसे बड़ा बात क्या है कि लोग का छवि है ना, कि यार मोदी जी, उनका भी नेगेटिव साइड बात की बात है, लेकिन लोगों को जो है ना दिखता है यार मोदी जी इतना ना, ये हो गया है कि लोग बीजेपी को नहीं जानते कि मेरे पाड़ा में, मेरा विधानसभा में कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वो हमेशा मोदी जी को देखकर वोट देते हैं। तो ऊपर वाले जो लीडर होते हैं ना, उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो लीडरशिप क्वालिटी है, लोग उसको देखकर क्या करते हैं, कई दफा उस पार्टी को वोट देते हैं। तो पार्टी को वोट पार्टी को देख के नहीं देते, बल्कि पार्टी के लीडर को देख कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था। उस समय नेहरू थे, एक बहुत गद्दावर नेता थे उस टाइम के, एक बहुत अच्छा लीडर थे, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है कि ये पार्टी इतना दिन तक रूल कर पाया, इसका कारण था नेहरू, गांधी, पटेल, इवन इंदिरा, इंदिरा गांधी, ये सब लोग थे जिनके कारण क्या था कि ये पार्टी को ज्यादा जो है ना ग्राउंड लेवल तक मेहनत नहीं करना पड़ता था। वो चेहरा दिखाकर और लोगों के मन में बात कह कर कि यार ये वो है, ये ऐसा है, ये वो है, जिसके कारण क्या होता था, वोट मिल जाता था। और यही कारण है कि अनडिस्प्यूटेड 1950 से लेकर 1967 तक पूरे मैदान में केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस ही था। इनके खिलाफ कोई पार्टी ही उस समय नहीं बना था और न था, जिसके कारण क्या होता था कि इलेक्शन कहीं भी हो, जीतेगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसा सिचुएशन था। और यही कारण है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है इस बात पे घमंड भी था, सारा स्टेट तो अब जीत गए हैं, नेशनल लेवल पे भी मेरा सरकार है। लेकिन दौर आया 1967 का। अच्छा, 1950 से लेकर 1967 तक के इंडियन पॉलिटिक्स एरा को वन पार्टी डोमिनेंस एरा कहा जाता है, डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी, क्योंकि इस समय तक एक ही पार्टी और एक ही दल का भारतीय राजनीति में क्या था, दबदबा था। भारत के सारे राज्यों में भी उनका सरकार था, इवन केंद्रीय स्तर पे भी उनका क्या था, सरकार था। तुम नेहरू को ही देख लो ना, नेहरू 16 साल देश के प्रधानमंत्री थे, जस्ट इमेजिन, 3 टर्म से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री थे। उनका तो 1964 में डेथ हो गया, वरना कई सारे लोग तो कहते हैं कि अगर वो ना डेथ होते तो शायद चौथा पांचवा बार भी वही बन जाते, है ना। तो वही बात है कि एक सबसे बड़ा रूल होता है भाई 16 साल तक, और जिस टाइम पे वो रूल किए ना देश को, वो बहुत ही ज्यादा ना अनस्टेबल सिचुएशन था भारत का। भारत आजाद हुआ था, भारत के पास कुछ नहीं था, गरीबी, भुखमरी, अकाल, बहुत सारे हंगरनेस, फूड क्राइसिस, डेवलपमेंट कुछ नहीं था, इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिरा हुआ था ही नहीं, कुछ नहीं था हमारे देश में। तो जब कुछ नहीं था तो उस टाइम पे देश के नेता थे, और उस टाइम पे देश को निकाल कर वहां तक ले गए, तो एक बहुत बड़ा, लाइक हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रोल है। लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो बात की बात है, कुछ उनके भी लाइक क्या बोलेंगे, एक दूसरा पहलू है जहां पे वो अच्छा करना चाहिए, नहीं कर पाए। मिलिट्री पे ध्यान देना चाहिए ज्यादा, मिलिट्री पे ध्यान नहीं देते थे, थोड़ा आइडियोलॉजिकल बातें ज्यादा करते थे, आइडियोलॉजी पे ज्यादा विश्वास करते थे रेदर देन मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर कम ध्यान देते थे। वो भी थोड़ा सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, तो था आइडियोलॉजी के आधार पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, जो उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो ये चीज तुम लोग को देखना पड़ेगा। तो 1950 से लेकर 1967 तक देखो, नेहरू का अगर हम काम गिनाए शुरू से लेके, तो नेहरू सबसे पहले क्या करते हैं, 1951 से 1950 में क्या करते हैं, वो प्लानिंग कमीशन बनाते हैं। देश की इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाते हैं। 1950 में नेहरू प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, ताकि देश का विकास कैसे किया जा सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। और 1950 से ही उन्होंने स्टार्ट किया 5 ईयर प्लान, है ना। 1951 से लेके 56 तक पहला 5 ईयर चला, 5 ईयर प्लान चला, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो अभी क्लास कहाँ है तुम्हारा बाबू?
4 बजे क्लास है, बैठो। अगर 3:45 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो यहाँ पे आया, वो आया 1951 से लेके 1956 में, है ना। तो जो ये पहला 5 ईयर प्लान आया 1951 से लेके 56, उसके बाद ये आता रहा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जहाँ पे एग्रीकल्चर और डैम्स के ऊपर ध्यान दिया गया। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान मनमोहन सिंह कहाँ से लाए थे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया गया, इरिगेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, और डैम्स के ऊपर ध्यान दिया गया। इन बेसिक चीजों के ऊपर जो है ध्यान दिया गया। उसके अलावा देखा जाए तो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया 1956 से लेके 1961, है ना। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो है नेहरू क्या करते हैं, फोकस करते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। जहाँ पे भिलाई, बोकारो, राउरकेला, ये सब क्या होता है, इंडस्ट्री लगता है। हमारे देश में उस समय तो इंडस्ट्री भी नहीं था, तो उस समय ये क्या करते हैं, हमारे देश में इंडस्ट्री लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ रसिया, विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, विद द हेल्प ऑफ यूके। ये क्या करते हैं, हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेटअप स्टार्ट करते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 1961 से लेकर 1966 इस टाइम पे जो है वो क्या करते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान चलाते हैं। इस तरीके से टोटल 12 ठो 5 ईयर प्लान चलता है। लेकिन ये 5 ईयर प्लान जो है ना काफी सफल हुआ, लेकिन 5 ईयर प्लान ना 2-3 5 ईयर प्लान सफल हुआ, यानी पहला दूसरा तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तीसरा में जो है मार खा गया। जो इसका ग्रोथ था, जो हमारा अचीवमेंट था, राइट, जो हम लोग यहाँ पे सोचे थे कि लक्ष्य था, ये लक्ष्य को नहीं पाए थर्ड 5 ईयर प्लान में। लेकिन जो भी हो, ये डेवलपमेंट करने का जो है यहाँ पे काम करते, तो वो लोग क्या करते, 5 ईयर प्लानिंग चलाए। इवन वो क्या करते हैं, नेहरू के इसके अलावा देखा जाए तो नेहरू ये भी करते हैं कि ये 1951 में क्या करते हैं, आईटीआई बनाते हैं, आईआईटी बनाते हैं, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, है ना। तो ये जो बनाते वगैरह है, ये सब कुछ तो उनके ही टाइम पे हुआ था, है ना। तो इस टाइम को कहा जाता है वन पार्टी रूल, वन पार्टी रूल। अब क्या होता है 1967 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है। जैसे बताएं, यहाँ पे हम थोड़ा लिख दे, 1950 से लेके 1964 तक देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू। दौर आया 1964 में जहां पर उनका डेथ हुआ, तो डेथ होने के बाद 1964 से लेके 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1967 में क्या होता है, उनका भी डेथ हो जाता है। तो 1967 में क्या होता है, पॉलिटिकली इनस्टेबल हो जाता है देश, राजनीति में जो है बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। कांग्रेस पार्टी में ही जो है कई तरीके का जो है यहाँ पे जो लोग लीडर थे, वे लोग कुर्सी के लिए जो है लड़ाई करने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है 1967 में इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन यहाँ पे वो क्या करती है, इंदिरा गांधी आईएनसी यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी था, इस पार्टी को क्या करती है, 2 भागों में तोड़ देती है। कुछ लोग खुश नहीं थे कि इंदिरा गांधी अभी अभी तो उनको पॉलिटिकल उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चूंकि कि वो नेहरू की बेटी है तो उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगा, देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी है ना, कांग्रेस पार्टी से आती हैं। लेकिन जो नेहरू के साथ थे, लाल बहादुर शास्त्री के साथ थे, और उनके बाद लगता था कि अब हमको मौका मिलेगा प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है लाइक पॉलिटिक्स में आ जाती हैं, और वहां पे कुछ लोग जो है उनको ही सपोर्ट करने लगते हैं। बाद में एक सीट से जो है इंदिरा गांधी को ज्यादा वोट मिल जाता है। पार्टी जब बनता है, पार्टी में जब बात किया जाता है कि किसके नाम पे मुहर लगेगा, तो कुछ पार्टी वाले लोग जो है नहीं देते हैं, और इंदिरा गांधी यहाँ पे एक नया गवर्नमेंट बन के निकलती है। तो इंदिरा यहाँ पे कांग्रेस को बना देती है इंदिरा गांधी सॉरी इंदिरा आईएनसी आई मतलब क्या होता है, इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी को 2 भागों में तोड़ देती है। एक तो हो गया कांग्रेस आई, और एक तो बन गया कांग्रेस ओ में जो ओल्ड लीडर्स थे,
इसको लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई, जो चाहते थे कि हम देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन इंदिरा गांधी बन जाने के कारण क्या होता है कि इनको काफी ज्यादा दुख लगता है। बाद में क्या होता है, बहुत सारा इसी टाइम पे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी भी जो है आने लगते हैं। बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है उठकर आने लगते हैं। रीजनल प्रॉब्लम, रीजनल इश्यूज को लेकर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बनकर आने लगते हैं। ठीक इसी टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनता है 1964 में। एक पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई से अलग होकर बनता है सीपीआईएम। 1964 में क्या होता है, एक पार्टी बनता है, सीपीआई से उठकर बनता है सीपीआईएम। इवन इसी टाइम पे क्या होता है, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक दंगा होता है, और उस दंगा के बाद जो है हिंदुत्ववादी एक पॉलिटिकल पार्टी बन के खड़ा होता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था 1966 में शिवसेना, जो महाराष्ट्र के लिए बना, बाल ठाकरे, है ना। तो जो बाल ठाकरे थे उन्होंने जो है एक पार्टी बनाया, और महाराष्ट्र में एक भूचाल आ गया राजनीति में, और ये पार्टी जीत गया। अब तक तो कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन उस कांग्रेस के सरकार में जो हिंदू मुस्लिम हुआ, उसके बाद से क्या होता है, वहां पे एक पार्टी निकल के आया, बाल ठाकरे लेकर निकले, और ये पार्टी देखते देखते चुनाव में इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि सरकार ही बना लिया। जैसे कि टीवी के तमिलनाडु में अभी ये जो थालापति जो खड़ा हुआ और सरकार बन गया, तो वही यहाँ पे भी था। अब तक तो कांग्रेस पार्टी ही था, है ना, लेकिन एक नया, उस महाराष्ट्र की गलियों से, उस महाराष्ट्र के जो हिंदू लोग थे कट्टरवादी, वहां से एक पार्टी जो है खड़ा होकर आता है, जिस पार्टी को हम लोग बाद में जाने शिवसेना, जिसका फाउंडर थे कौन, बाल ठाकरे। बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र के राजनीति में। ठीक है, महाराष्ट्र के राजनीति में जो है एक बहुत बड़ा नाम किनका है, बाल ठाकरे, जो कि 1966 में देखा जाता है। तो शिवसेना एक पार्टी बनकर यहाँ पे उभरता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो 1966 में ये सारा पार्टी आना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ये जो वन पार्टी था, अब धीरे 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 क्या होता है, मल्टीपल पार्टी आना स्टार्ट हुए। अब इनको क्या होने लगा, कंपटीशन बढ़ गया, जिससे क्या होता है, यहाँ पे वन पार्टी टूट जाता है। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी जो है 1967 से लेके 1977 तक क्या करती हैं, रूल करती है। 1967 से लेकर 1977 तक, यानी लगभग इंदिरा गांधी 2 डिकेड यानी 10 साल तक जो है वो क्या करती हैं, 10 साल तक जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है यहाँ पे काम करती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो 1966 से 77 तक, अभी भी हम नहीं कहेंगे कि अभी क्या बोलेंगे वन पार्टी रूल नहीं था। अभी भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से वन पार्टी रूल ही था, है ना। अभी भी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत सारे स्टेट में क्या था, सरकार था, लेकिन कुछ कुछ पार्टियां अब आने लगी, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का जो क्या बोलेंगे दबदबा था, जो कांग्रेस पार्टी का जो एक क्या बोलेंगे जो छवि था एक पार्टी के रूप में, वन पार्टी फॉर इंडिया, है ना। मतलब उस समय नारा लगाया जाता है, कांग्रेस मीन्स इंडिया एंड इंडिया मीन्स कांग्रेस। देयर वाज नो अदर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, देयर इज द ओनली वन ऑप्शन for the state election and for the central election, and that is Indian National Congress. कई लोग का तो ऐसा था कि कोई लीडर ही नहीं था, सारे लीडर तो कांग्रेस के थे, सब तो कांग्रेस से टूट टाट के इधर उधर गए हैं, आज नया पार्टी खड़ा की है, ये हुआ है वो हुआ है। लेकिन एक टाइम था कि खाली इंडियन नेशनल कांग्रेस ही था। और यहाँ पे इंदिरा गांधी क्या करती हैं, रूल करती हैं। लेकिन इंदिरा गांधी का ये जो रूल था, पहला टर्म बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरा टर्म में क्या होता है, सबसे जहां पे एक इतिहास के पन्नों में राजनीति में जो चेंजेस आता है वो आता है 1975 से लेके 1977। जब इंदिरा गांधी 1975 जून में, 25 जून का दिन था 1975 में, इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी देश में क्या करती हैं, लगा देती है। ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोलेंगे पॉलिटिकल मिस्टेक तो था ही, और यहाँ पे 352 आर्टिकल का इस्तेमाल करके नेशनल इमरजेंसी लगा दिया गया था। हालांकि 352 यहाँ पे कहा जाता है कि संविधान के आर्टिकल का गलत इस्तेमाल किया गया अपने राजनीतिक हित के लिए, यानी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए इंदिरा गांधी ये डिसीजन लेती हैं। वो देखती हैं कि उनका धीरे धीरे जो ऑपोजिशन है ये दिन पर दिन क्या होते जा रहा है, और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए जो है वो क्या करती हैं, ये नेशनल इमरजेंसी जो है
लगा देती हैं, ताकि जो भी उस समय के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, जो बातचीत चल रहा था, इंदिरा गांधी को लग रहा था डर कि कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन में अगर ऐसा ही माहौल रहा तो फिर इलेक्शन में भारी हार का सामना हमको कर सकता है, भारी सीटों का गिरावा हो सकता है। यही कारण वो क्या करती है, थोड़ा ऑथोटेरियन रूल निभाती हैं, मतलब थोड़ा ऑथोटेरियन और थोड़ा बोल्ड डिसीजन लेती है, और नेशनल इमरजेंसी जैसा राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में जो है लगा देती है। और ये लगभग लगभग राष्ट्रीय आपातकाल 2 वर्षों तक चला, 2 साल तक राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लगा। नेशनल इमरजेंसी जब लगता है तब तो पूरा देश का, इवन प्रेस का फ्रीडम भी क्या किया गया था, छीन लिया गया था। यानी आर्टिकल 19 जो ये बताता है कि जो हम लोग को फ्रीडम देता है, आर्टिकल जो 19 था जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का बात करता है, जो क्या करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का बात करता है, ये भी जो है छीन लिया गया था, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है कि बाकी जितने भी जो लीडर थे, जितने भी जो बड़े बड़े लीडर थे, जितने भी जो बड़े पॉलिटिशियन थे अलग दल के, इंदिरा गांधी सबको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अरेस्ट करवा दी थी, सबको अरेस्ट करवा दी थी। ऐसा कोई नेता नहीं था ऑपोजिशन का जिसको इंदिरा गांधी बख्शी थी, सबका सब अंदर था। घर से उठा लेना, सबको सबको अंदर कर देना, हाउस डिटेंशन कर देना या उनको अरेस्ट कर देना, ये तमाम घटनाएं जो है इस समय हो रहा था। और इसी का विरोध बहुत बड़े पैमाने पे बिहार के एक बहुत गद्दावर नेता, जो पहले कभी कांग्रेस पार्टी से थे, जो पहले कभी गांधी और पटेल के साथ काम किए थे, स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा रोल निभाए थे, खुद भी कांग्रेस पार्टी में विश्वास करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के इस पॉलिसी और इस पॉलिटिक्स का जो है उन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया, है ना। स्टूडेंट्स सड़क पे आने लगे, किसान सड़क पे आने लगे, सबके सब सारे के सारे। और यहाँ पे इन्होंने इस चीज को क्या किया, रोल किया। जयप्रकाश नारायण और जेपी नारायण, जयप्रकाश इसी को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, इस सारे एंटी इनकम्बेंसी और जितने भी जो इस तरीके का जो नेशनल इमरजेंसी था, फ्रीडम को छीनने की कोशिश किया गया, यहाँ पे ये भी एलिगेशन लगाया गया ऑपोजिशन के द्वारा कि ये डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती हैं, ये ऑथोटेरियन रूल लाना चाहती हैं, है ना, ये सब साजिश है। इसके लिए जो है जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, टोटल रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते हैं, टोटल रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं 1974 एंड 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ। 1974 में टोटल रेवोल्यूशन 1974 में स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एक भाषण देते हैं कि गद्दी खाली करो कि जनता आती है ना। और यहाँ पे क्या होता है, पूरा घेरने का कोशिश किया गया इंदिरा गांधी को, और एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट बिहार, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों में जो है देखने को मिला। और बहुत सारे लोग भी जो है इस आपातकाल के कारण, इस इमरजेंसी के कारण, महंगाई, सब कुछ, बेरोजगारी और भी बहुत सारे स्टूडेंट का शिक्षा, ये सब कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था, जिसको आगे जाकर जो है 1977 में जब क्या होता है कि इमरजेंसी खुला, और ये खुला तब जब इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन होने के बाद इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा डिफीट होता है। एक इंदिरा गांधी जो 10 सालों तक जो है एक मतलब प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन उनका इस इमरजेंसी के लगाने के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें पूरे तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस सपाट हो गया, पूरी तरीके से बहुत बुरी हार उनको देखने को मिला, क्योंकि जनता जो है उस समय पूरा गुस्सा हो गया था। और यही कारण है कि 1977 में एक नया सरकार बनता है, कांग्रेस पार्टी से अलग, नॉन कांग्रेस पार्टी। पहला बार हमारे भारतीय राजनीति में ऐसा फेरबदल देखने को मिलता है आजादी के बाद से लेकर, कि कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं आया है, एक नया पार्टी बना था जिस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। और इस पार्टी के जो लीडर थे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1977 में, जिनका नाम था मोरारजी देसाई, जो पहले से ही इंदिरा गांधी का अगेंस्ट थे। मोरारजी देसाई बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देश का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो इंदिरा गांधी को डिफीट करके एक नया पार्टी बनाकर और एक सरकार में जो है
आया। और यहां से जो अब तक का जो एक एक दबदबा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वन पार्टी रूल, ये स्वाहा हो गया यहाँ पे। अब वन पार्टी आया ही नहीं, उसके बाद एक नया पार्टी आ गया जो मतलब बहुत सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनने लगे। बिहार का अपना पार्टी, महाराष्ट्र का अपना पार्टी, बंगाल का अपना पार्टी, उड़ीसा का अपना पार्टी, तमाम पार्टी, उत्तर प्रदेश का अपना पार्टी, सबका अपना अपना पार्टी बनने लगे। यानी एक समय था कि कोई पार्टी ही नहीं था, और ये एक समय ऐसा आया कि पार्टी हो गया, हर जगह पार्टी पार्टी बनना नया स्टार्ट हो गया। और इस तरीके से ये 1977 से लेके 1979 तक जो है रूल किया गया। कब तक रूल किया गया? 1977 से लेकर 1979 तक जो है मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन बाद में इनका भी सरकार गिर जाता है, एक और सरकार आता है जिसका नाम है जनता दल, और ये 1979 से लेके 1980 तक जो है ये 6 महीना तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं जनता दल से। ये था जनता पार्टी और ये था जनता दल। और ये जनता दल कौन आया? ये जनता दल आए यहाँ पे चौधरी चरण सिंह। क्या नाम था? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने 1979 में। और यहीं पे एक और पॉलिटिकल पार्टी का उद्भव हुआ 1980 में, क्योंकि 1980 में जनता दल भी क्या हुआ? गिर गया, 6 महीना से ज्यादा सरकार ही नहीं था, है ना। फिर 1980 में क्या होता है कि यहाँ पे एक नया पॉलिटिकल पार्टी बना। इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो बनाया गया किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, है ना। इस तरीके से देखा जाए कि 1980 में एक बीजेपी भी पार्टी उभर कर सामने आया, हिंदू पार्टी, हिंदू मतलब हिंदू आइडियोलॉजी के अनुसार एक कल्चरल मूवमेंट से जो है, ये एक रिलीजियस और एक कल्चरल मूवमेंट से जो है निकलकर बनने वाला एक पॉलिटिकल पार्टी था। बाद में देखा जाए तो 1980 में जब इलेक्शन होता है, ध्यान दो, कंप्लीट कर दे रहे हैं, उसके बाद 1980 में क्या होता है कि जब फिर से इलेक्शन होता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से सरकार में आ जाता है। 1980 में जब फिर से इलेक्शन होता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार फिर से सरकार में आता है, लेकिन इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार में तो आता है और फिर से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनती है कौन? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री बनती है। लेकिन इस समय इंदिरा गांधी एक सबसे बड़ा हुआ कि 1984 में जो है एक घटना हुआ जहां पे इंदिरा गांधी ऑर्डर दी कि गोल्डन टेम्पल में जो घुसे हुए आतंकवादी है, जो खालिस्तानी है, उनको गोल्डन टेम्पल में ही उड़ा दिया जाए। और ये बहुत बड़ा डिसीजन इंदिरा गांधी देती है। उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे, जो भी एक सिख थे, लेकिन इंदिरा गांधी बिना उनसे किसी भी तरीके का बातचीत किए ये डिसीजन देती है स्पेशल टास्क फोर्स को और कमांडो को। और वो कमांडो जाते हैं और छुपे रहते हैं, वो लोग आर्म्स लेके पूरा गोल्डन टेम्पल, जो कि सिखों का एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, और वहां पे जाकर जो है सारे कमांडो घेर के जो है वहां पे मार दे। इसका पूरा वो जो पवित्र, जो पाक जगह था, पूरा अपवित्र हो गया, पूरा खूने खून खूने खून खूने खून। और इस चीज से सिख आदिवासी और सिख जो समाज के लोग थे वो इंदिरा गांधी के इस किए गए जो डिसीजन दिया गया था इसका बहुत कड़ा आलोचना करते। और यही कारण है कि 1984 में उनके ही बॉडीगार्ड जो कि सिख थे, जो इस बातों से बहुत ज्यादा नाराज थे, राइट, उन्होंने ही इंदिरा गांधी को क्या किया? शूट कर दिया, है ना। उनका खुद का पर्सनल गार्ड शूट कर दिया गया इंदिरा गांधी को। और इस तरीके से 1984 में इंदिरा गांधी का एसिग्नेशन हो जाता है एंड 1984 में एक नया सरकार फिर बन के उभर के आता है, और ये सरकार था राजीव गांधी। लेकिन तख्ता पलट नहीं हुआ, अभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही था। 1984 से लेके देखा जाए तो 1989 तक राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इसके बाद से फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर से क्या होता है, बहुत सारा इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से हार जाता है और बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है। नहीं, आप देखो, इसके बाद से ना, यही राजीव गांधी का लास्ट, इसके बाद से कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने बलबूते पे कभी सरकार नहीं बनाया। इसके बाद से यहां से स्टार्ट होता है, देखो 1977 से स्टार्ट होता है कोएलिशन पॉलिटिक्स। कोएलिशन पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जहां पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है मेजोरिटी नहीं मिला सरकार बनाने के लिए, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर जो है सरकार बनाना स्टार्ट किया गया।
है ना। तो जब बहुत सारे पार्टियों को लेकर सरकार बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, तो उस गवर्नमेंट को कहा जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट, और उस पॉलिटिक्स को कहा जाता है कोएलिशन पॉलिटिक्स। कोएलिशन पॉलिटिक्स का मतलब जहां पे आप बहुत सारे अलायंस करते हो बहुत सारे पार्टी के साथ, और तब जाकर आप क्या करते हो, जितना वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए आप बनाते हो। अकेले अब आपके पास इतना वोट नहीं आया कि आप सरकार बना सकते हो। और जब क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं आता है जितना चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो उसको कहा जाता है हंग पार्लियामेंट। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट का मतलब होता है व्हेन नो वन पॉलिटिकल पार्टी गेट्स मेजोरिटी इन पार्लियामेंट और इन असेंबली, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हंग पार्लियामेंट। और यही कंडीशन उस समय हमारे देश में चल रहा था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक टाइम पे केवल उसको ही केवल वोट मिलता था, और इतना वोट मिलता था कि सरकार तो आराम से बनाते थे, किसी का जरूरत नहीं था। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जहां पे बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियों का, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों का हेल्प लेना पड़ा हर एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए। आप अकेले सरकार नहीं बना पाते थे, क्योंकि उस समय अकेले किसी पार्टी को इतना वोट मेजोरिटी नहीं मिलता था। तो 1989 राजीव गांधी लास्ट, फिर 1989 में कोएलिशन पॉलिटिक्स। 1989 में एक और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, इनका नाम था वीपी सिंह। क्या नाम था, वीपी सिंह। फिर इनका भी सरकार गिर जाता है 6 महीना पे। फिर 1990 में क्या होता है, एक और सरकार आता है जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ये भी बनते हैं, इनका भी सरकार क्या होता है 1990 में गिर जाता है। मतलब यहां से क्या होता है, कोएलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है। कोएलिशन पॉलिटिक्स हमारे देश में कहां से स्टार्ट होता है, 1977 से स्टार्ट होता है कोएलिशन पॉलिटिक्स। कोएलिशन पॉलिटिक्स शुरू होता है हमारे देश में 1977, जब मोरारजी देसाई पहला बार प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे पार्टियों का सहयोग लेकर। तो वहीं से स्टार्ट हुआ अलायंस पॉलिटिक्स, वहीं से स्टार्ट हुआ मिला जुला सरकार, वहीं से स्टार्ट हुआ कोएलिशन पॉलिटिक्स। और 1977 से जो कोएलिशन पॉलिटिक्स शुरू हुआ, वो पॉलिटिक्स जो है आज भी हमारे देश में कैसा पॉलिटिक्स है, कोएलिशन पॉलिटिक्स ही। आज भी ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको अपने दम पर क्या कर ले, सरकार बना ले। अब देखो 1990 तक तो चंद्रशेखर आजाद थे, इसके बाद एक नया सरकार बना। लास्ट कंप्लीट करवा देते हैं पूरा इंडियन पॉलिटिक्स। फिर 1991 से लेकर, ध्यान दोगे, 1991 से लेकर 2014 तक, 2014 तक सुनो, 1991 क्या कर दे, एक ही बार यहां से कर देते हैं। 1977 से लेके हमारे देश में 2014 तक कोएलिशन पॉलिटिक्स ही चला। इवन आज भी कोएलिशन पॉलिटिक्स चल रहा है, लेकिन एक ट्रेंड हम बता दे रहे हैं। 1977 से लेके जो है 1991 से लेके 1998 तक कांग्रेस और बहुत सारे पार्टियों का मिला जुला सरकार बना। लेकिन 1998 में बीजेपी, और इस समय बीजेपी को अच्छा सीट मिला था, लेकिन इतना सीट नहीं मिला था कि वो सरकार बना ले, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। तो उन्होंने बहुत सारे पार्टियों को मिलकर एक अलायंस बिल्ड किया था, इसका नाम रखा था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और तब वो देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2000, अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेके 2004 तक क्या बने, 2004 तक जो है ये देश के प्रधानमंत्री रहे, है ना। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इनको भी पूरा पूरा क्या नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिला। 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस को वोट मिला, लेकिन इतना वोट नहीं मिला कि वो सरकार बना ले अकेले, इसीलिए उसको बहुत सारा लेफ्ट पार्टियों का सहयोग लेना पड़ा। और 2004 से 14 तक यूपीए 1 और यूपीए 2, दो तो सरकार यहाँ पे, दो अलायंस यहाँ पे हुआ, यूपीए 1 और यूपीए 2। इन दोनों में जो है 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब बारी आता है मोदी जी। 2014 में मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने। अब ध्यान दो, मजा यहां से आता है। 2014 में जब मोदी जी अकेला पहला बार खड़ा हुए, और बीजेपी को आज तक कभी हमारे देश में मेजोरिटी कभी मिला ही नहीं था, कभी नहीं मिला था। एक ऐसा पार्टी जिसको तरस गई थी कि कभी हम अपने बलबूते कहीं पे सरकार खड़ा कर ले। लेकिन समय आया 2014 मोदी जी के लीडरशिप में, और भारतीय जनता पार्टी जो है 2014 में अकेले इलेक्शन लड़ा, और अकेले कितना सीट निकाला, 282। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए था,
272, यानी 10 सीट ज्यादा लाया और सरकार वो अपने मतलब इतना उसको सिंगल मेजोरिटी मिल गया था कि वो सरकार बना सकता है। लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे पहले से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम लोग उसके साथ इलेक्शन लड़े हैं और उसको लेकर आगे चले हैं, तो मोदी जी यहाँ बोले कि बीजेपी केवल सरकार नहीं बनाएगा, हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जो एनडीए बनाए थे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें और भी बहुत सारे पार्टी जुड़े हुए थे, तो जब जब हमारा बुरा दिन चल रहा था तो हमको सहयोग किए थे सरकार बनाने में, और आज हम अकेले हम बीजेपी पार्टी जो है इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं। अभी भी उनको हम लेकर चलेंगे, भले हम सरकार ऐसे बना सकते तो क्या हुआ, लेकिन सिंगल पार्टी हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे भी कोएलिशन पॉलिटिक्स ही है, बट बीजेपी के पास इतना है कि वो ना भी करे कोएलिशन, लेकिन वो किया। उसके बाद देखो मजा का बात, 2019 में फिर इलेक्शन हुआ और इस बार बीजेपी को सीट इससे भी ज्यादा मिला, 303, बाप रे 303 सीट मिला बीजेपी को। लेकिन बीजेपी यहां पे भी क्या किया, एनडीए के साथ सरकार बनाया, मतलब कुछ रीजनल पार्टी को लिया। अच्छा समय आया 2024, जो हर कुछ बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, सब कुछ बदल गया। और यहां पर ऐसा हुआ बीजेपी कि बीजेपी भी सोचा बड़ा अच्छा चीज हुआ, 240 सीट मिला, है ना। चाहिए कितना सरकार बनाने के लिए, 272। दोनों बार में उसको सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी मिला था, लेकिन इस बार मिला ही नहीं। इस बार क्या हुआ, वही एनडीए जो मोदी जी अकेला सरकार बना लेते, लेकिन उन्होंने उसका साथ दिया लिया, उन लोगों का कॉपरेट किया, और यही कारण है कि 2024 में प्रधानमंत्री बन पाए, क्योंकि उनका पार्टी 2040 32 चाहिए। 32 इतना सारा घूर घूर के सारा पार्टियों के साथ बात करके अपने साथ वो कोएलिशन करते हैं और फिर से एनडीए का जो है यहाँ पे सरकार बनता है। लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो देखो हमारे देश में ट्रेंड्स देखो, 1977 से जो कोएलिशन पॉलिटिक्स शुरू हुआ, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। और इसका एक कारण है क्या, रीजनल इश्यूज। बहुत सारे स्टेट क्या है, बहुत सारे नए नए पॉलिटिकल पार्टी आ रहे हैं रीजनल बात लेकर, रीजनल इश्यूज, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आ रहा है, रिलीजियन बेस्ड पॉलिटिक्स आ रहा है, लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिक्स आ रहा है, यूथ बेस्ड पॉलिटिक्स आ रहा है। तो बहुत सारा पार्टी बन गया। आज के टाइम पे किसी एक पार्टी को पूरा बहुमत मिले ये बड़ा मुश्किल है। जिसको मिल रहा हो तो बड़ी अच्छा है, जैसे यहाँ पे बीजेपी को पूरा बहुमत मिला है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन आज के टाइम पे बहुत कम ऐसे पार्टी बचे जो अपने दम पे सरकार बना पाए। और कोएलिशन पॉलिटिक्स का सबसे अच्छा बात क्या है कि यहाँ पे हर एक रीजनल पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं तो सबका भला होता है। लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स का, कोएलिशन पॉलिटिक्स का एक सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसमें स्लो डिसीजन मेकिंग होता है, सभी से बात करना, क्योंकि उसको अगर बात नहीं करेगा वो गुस्सा हो गया तो बोलेगा हम आपके साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तो सरकार उसी दिन गिर जाएगा। तो सभी को मनाना पड़ता है, सबके साथ लेकर चलना पड़ता है ना। पहले क्या होता, हम खुद ही मेरा पार्टी आया तो हम जो बोलेंगे वही होगा। लेकिन अभी क्या है, हमारे आधार पे कोई सरकार नहीं बना है, उनका भी भले 2 सीट दिए हैं, लेकिन 2 सीट अगर हट जाए तो कल सरकार गिर जाएगा। तो उनका 2 सीट के लिए उनको एक कैबिनेट मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, वो गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा इंडियन पॉलिटिक्स का सिनेरियो था। समझ में आया, वन पार्टी डोमिनेंस कब से कब तक था, और उसका मल्टी पार्टी डोमिनेंस, यानी बहुत सारे पार्टी आ गए हैं, जिसको कोएलिशन पॉलिटिक्स में बदल गया। इसको हम लोग यहां तक पढ़े, समझ में आया। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद का चैप्टर, ठीक है। थैंक यू। हाँ, सोशल मूवमेंट वगैरह बचा हुआ है।